हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम पढ़ेंगे डी एंड एल शुगर, जिसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एपीमर्स। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखो, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मोनोसैकेराइड। देखो, मोनोसैकेराइड जैसे कि नाम ही बता रहा है, मोनो का क्या मतलब होता है वन, सैकेराइड का क्या मतलब होता है शुगर यूनिट। अगर किसी को हाइड्रोलिसिस करने के बाद कोई भी फर्दर डिसोसिएशन नहीं हो रही है, ये सिंगल शुगर यूनिट में एग्जिस्ट करता है, तो उनको क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो फर्दर डिसोसिएशन नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस डू नॉट गिव मोर सिंपलर शुगर यूनिट, जो पानी में जाने के बाद फर्दर और ज्यादा सिंपल यूनिट में डिसोसिएट नहीं होती है। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको होते हैं। यहां पे एग्जांपल क्या क्या बेटा, देखो ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, गैलेक्टोस है, मैनोस है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, लेकिन आपको दो से तीन याद करने हैं। सिर्फ एक ग्लूकोस याद कर लो, फ्रक्टोस याद कर लो, मैनोस याद कर लो, जिनको फर्दर पानी में जाने के बाद ये डिसोसिएट नहीं करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि दीज आर शुगर विच आर स्वीट इन टेस्ट। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, इनकी खास बात क्या होता है, दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ एक बेसिक बात बताई है मोनोसैकेराइड की। अभी हमें इसको और ज्यादा अंदर जाके स्टडी करना है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आ रही है ओलिगोसैकेराइड। बच्चों, ओलिगोसैकेराइड हमारे पास वो शुगर यूनिट्स होते हैं या फिर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 आपको मोनोसैकेराइड मिलते हैं। सुनना, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी, अगर मैं बोल रहा हूं उसको ओलिगोसैकेराइड, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी में डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको या तो 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे कम से कम, या फिर आपको 10 मोनोसैकेराइड भी मिल सकते हैं। तो सुनना, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं जरा। दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। तो बेटा, जिसको पानी में जाने के बाद 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड आपको मिल सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे आप, इनको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। अब देखो इसका एग्जांपल क्या क्या है बेटा। इसका एग्जांपल है जैसे सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब आप इसको पानी में डालते हो या हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि इसने 2 यूनिट दी है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड योर ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, सिमिलरली माल्टोज जो है, माल्टोज को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 ग्लूकोज मिलते हैं, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ओलिगोसैकेराइड। और अगर मैं बात करता हूं लैक्टोज की, तो लैक्टोज को पानी में डालने के बाद या हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है, एक ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है। तो ये आपके पास थे ओलिगोसैकेराइड, जिनको पानी में डालने के बाद या हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती है। अब जो आपका ओलिगोसैकेराइड है, उसको हम फर्दर तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैंने आपको बोला था 2 से लेकर 10 यूनिट मिलती है, लेकिन हमने क्या किया है, अगर 2 यूनिट दे रहा है वो, ठीक है, मोनोसैकेराइड की, तो उसको बोला डाइसैकेराइड। अगर वो 3 यूनिट दे रहा है तो उसको बोला ट्राइसैकेराइड, और अगर वो 4 यूनिट दे रहा है मोनोसैकेराइड की, तो उसको बोलते हैं टेट्रासैकेराइड। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डाइसैकेराइड। देखो, ये जो सारे एग्जांपल थे, एक था सुक्रोज, एक था माल्टोस, एक था लैक्टोस, इसने पानी में जाने के बाद या हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दिया बेटा आपको, दो दो शुगर यूनिट दिए आपको, दो दो मोनोसैकेराइड दिए, इसीलिए इनको आप क्या बोलेंगे, इनको भी आप बोलेंगे डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये आपके पास सुक्रोस है, ये आपके पास क्या है, सुक्रोस है। इसमें ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास ग्लूकोज का है, और बेटा ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास किसका है, फ्रक्टोज का। अब देखो इसके जो स्ट्रक्चर है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसको हमने आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डीप डाउन करके पढ़ना है। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल भी याद नहीं रखने, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है कि आपको समझ में आए कि एक यहाँ पे ये वाली शुगर यूनिट है और एक आपके पास ये वाली शुगर यूनिट है, ये आपके पास है ग्लूकोज और ये वाला आपके पास है फ्रक्टोज। तो ये एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, डाइसैकेराइड बोला। सिमिलरली बेटा हमारे पास आ रहा है ट्राइसैकेराइड। अब देखो यहाँ पे कितने शुगर यूनिट्स है, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 शुगर यूनिट्स है या 3 मोनोसैकेराइड है, तो उसको क्या बोला आपने, ट्राइसैकेराइड। सिमिलरली आपके पास आता है टेट्रासैकेराइड। टेट्रा का क्या मतलब है, 4 शुगर यूनिट या फिर 4 कार्बोहाइड्रेट है, तो सुनना 1 2
3 और 4। तो डायग्राम आपको मैंने इसीलिए दिया है पीडीएफ में, जो कि आपको समझ में आए कि डाइसैकेराइड क्या होता है, ट्राई क्या होता है और टेट्रा क्या होता है। अब देखो, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी क्या करेगा, ग्लूकोज को अलग तोड़ देगा, फ्रक्टोज को अलग तोड़ देगा, तो यहाँ पे मिलेगा ग्लूकोज और यहाँ पे मिल जाएगा फ्रक्टोज। सिमिलरली जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको भी 1, 2 और 3, आपको 3 क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड मिलेंगे। और सिमिलरली जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको 4 मोनोसैकेराइड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मैंने ऑलिगोसैकेराइड को फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट। ये भी क्या कैसे होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, बिकॉज स्लाइवा एमाइलेज इन आवर माउथ ब्रेक द ऑलिगोसैकेराइड टू फिट इनटू टेस्ट बड। देखो, हमारे पास क्या होते हैं, जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं वो जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा जो स्लाइवा में अमाइलेज होता है वो क्या करता है, उनको डिसोसिएट करता है और उनको छोटे छोटे यूनिट्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि ये जो छोटे यूनिट्स है वो हमारे टेस्ट बड में जाके अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको इनका जो टेस्ट है वो फील होता है, और कैसा फील होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। देखो, पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, और सैकेराइड का क्या मतलब होता है, शुगर यूनिट्स। अगर पानी में या हाइड्रोलिसिस के बाद बहुत सारी शुगर यूनिट आपको मिल रही है, और वो भी सिंगल यूनिट से, एक ही कंपाउंड को पानी में डालने के बाद बहुत सारी शुगर यूनिट आपको मिल रही है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। तो सुना, इसको डिफाइन करते हैं जरा। Those carbohydrate which on hydrolysis gives more than 10 unit of monosaccharide are called polysaccharide। जो बेटा 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड दे रहा है पानी में जाने के बाद, उनको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, देखो आप कभी ना क्या करना, आलू को काटना 3-4 पीसेस में, उसको पानी में डालना, आपका जो वाटर है वो येलो कलर का हो जाएगा, और वो जो येलो कलर है वो क्या है बेटा, वो आपके पास स्टार्च है। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। तो बेटा ये एक एग्जांपल है किसका, स्टार्च का है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, देखो इतने सारे ग्लूकोज आपके पास यहाँ पे बॉन्डेड है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है, जहां पे n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड इकट्ठे करके बने हुए होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड है, इसीलिए इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया पॉलीसैकेराइड। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या क्या है, देखो एक तो यहाँ पे स्टार्च है, जो कि मैंने आपको बता दिया स्टार्च है। एक सेल्यूलोज भी हो सकता है, ठीक है। सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उनकी सेल वॉल में होता है, उनके स्टेम में होता है, जो कि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एक होता है बेटा ग्लाइकोजन्स। अब सुना, एक इंपॉर्टेंट बात चेक करना जरा, पॉलीसैकेराइड आर नॉन शुगर दैट इज नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो ये होते हैं, ये बहुत सारे शुगर वाले मॉलिक्यूल होते हैं या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वाले मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर टेस्टलेस। वहां पे मीठा टेस्ट आपको नहीं आ रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो हमारी टेस्ट बड में फिट नहीं होते हैं, और अगर हमारी टेस्ट बड में फिट नहीं होंगे तो हमको फील नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे शुगर वाला टेस्ट यहाँ से नहीं आता है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने 3 क्लासिफिकेशन करी। हमने देखा मोनोसैकेराइड, हमने देखा बेटा ऑलिगोसैकेराइड, और हमने क्या देख लिया, पॉलीसैकेराइड। अगर कोई बेटा सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, और ये जो होते हैं ये शुगर इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन ऑलिगोसैकेराइड कौन होते हैं बेटा, जो आपके पास 2 से लेकर 10 आपको सिंगल यूनिट दे रहा होता है, 2 to 10 मोनोसैकेराइड देता है, उनको क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। और जो बेटा आपको 10 से ज्यादा, 10 to 100, 1000, 10,000 जो भी है, अगर 10 से ज्यादा आपको मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं वो भी शुगर इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होता है नॉन शुगर या फिर टेस्टलेस, हम इसको बोल रहे होते हैं। आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई होगी। अब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब हमको इस चैप्टर में जो है वो मोनोसैकेराइड को थोड़ा डीप डाउन करके पढ़ना है। इसमें हमको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको ऑलिगोसैकेराइड में भी सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, लैक्टोज का पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में हमको जो है वो पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है और स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब हम जो है वो मोनोसैकेराइड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो मोनोसैकेराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस डू नॉट गेट डिसोसिएटेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिनको पानी में जाने के बाद फर्दर और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस आपको नहीं मिल सकते, उनको आप क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो सुनना ये क्या बोल रहा है,
a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give more simpler unit of polyhydroxyaldehyde या फिर कीटोन। देखो जिनको पानी में जाने के बाद डालने के बाद मोर सिंपलर एल्डिहाइड या कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं मिल सकते उनको आप क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। तो ये आपको डेफिनेशन या तो पिछली याद कर लेना या फिर ये वाली याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो एग्जांपल आपको तीन तो याद करने ही है, एक तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और मैनोज है, और आपको ये लिख के देखना है, आपको बोर्ड्स में लिखना है ये कि आपको जब आपने हाइड्रोलिसिस की करी तो आपको कोई भी फर्दर सिंपल यूनिट्स यहाँ पे नहीं मिली है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। अब देखो नेचर में क्या होता है, 20 मोनोसैकेराइड जो है अभी तक नोन हो चुके हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, मैनोज होता है, वैसे ही 20 और है जिनको पानी में जाने के बाद वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो अगली बात क्या बोल रही है, जो मोनोसैकेराइड है आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखो सुनना बात को ध्यान से, आपके पास मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो देखो एक तो एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और एक हम बेटा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बन होते हैं, तो एक तो एल्डिहाइड या कीटोन के बेसिस पे और एक होता है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो सुना, इफ ए मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड दिस इज नोन एज योर एल्डोज। अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज या फिर एल्डो लगा देंगे उसके आगे। अच्छा सुनना, इफ इट कंटेन कीटो तो हम क्या लगा देंगे उसके आगे, कीटोज। तो अगर बेटा कीटोन है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, कीटो लगा देंगे। अब देखो यहां पे क्या आता है, यहाँ पे कुछ एक नॉमेनक्लेचर है, जैसे अगर मान लो चार कार्बन का हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट है जहां पे क्या है, एल्डिहाइड है, या फिर 4 कार्बन का कीटोन है जहां कार्बोहाइड्रेट है जहां पे कीटोन है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो वो हमको जो है वो लिखना सीखना है। तो बेटा जब भी कभी नाम लिखेंगे हम इनके कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड तो हम लिखेंगे एल्डो, और अगर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन तो हम लिखेंगे कीटो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम जो लिखते हैं वो है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन है तो हम लिखते हैं ट्राई, 4 कार्बन है तो हम लिखते हैं टेट्रा, 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 कार्बन है तो हेक्सा हेक्सा, और 7 कार्बन है तो इसको हेप्ट लिखते हैं, ठीक है, हेक्स और हेप्ट, ठीक है। अब सुनना, लास्ट में क्या लगाते हैं, ओस लगाते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, इसके आगे ओस लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अब देखो यहाँ पे एक वॉवल है, ओ वॉवल आता है, और यहाँ पे टेट्रा में भी ए वॉवल आ रहा है, तो जब भी यहाँ पे 2 वॉवल आएंगे तो इसका जब भी इसके पीछे ओस लगेगा तो इसका ए कट जाया करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रोस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको एल्डिहाइड का बताता हूं, अब बात सुनेंगे ध्यान से। आपको पहले लिखना है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद क्या लिखना है, सफिक्स लगाना है इसका ओस। ये ओस क्या बताता है, ओस बताता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है या फिर सैकेराइड है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। मान लो 3 कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड है, तो वो कैसे दिखेगा बेटा, आपको यहाँ पे दिखेगा CHO, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे OH। काउंट करो जरा, 1 2 और 3, 3 कार्बन है। अच्छा सुनना, यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड है, अच्छा CHO है, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा हम, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप में इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्डो, एल्डो लिख दिया। अब 3 कार्बन का क्या लिखेंगे, ट्राई, और पीछे क्या लिख देंगे, ओस, तो इसका क्या बन गया, एल्डो ट्राइओस। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो बेटा 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे, इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। तो जो ये मैंने आपको अभी बताया था, CHO, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH2OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे CHO है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH2OH है। अब यहाँ पे देखो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे OH OH, यहाँ पे CH2OH है, और यहाँ पे CHO है। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल्डो आ जाएगा। अच्छा 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओस आ जाएगा। तो मैंने बोला था वॉवल का ए कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डो टेट्रोस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एल्डो टेट्रोस। तो एल्डो टेट्रोस आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो इसका तो ये याद करने की इतना कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ग्लिसरल्डिहाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है 5 कार्बन का एल्डिहाइड। अब अगर 5 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्डो, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, तो आपने लिखा एल्डो। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और लिख देंगे ओस, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्डो पेंटोस। 6 कार्बन का, अच्छा सुनना, इसका नाम याद रखेंगे, राइबोस होता है। जो 5 कार्बन का एल्डिहाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ग्लूकोज आता है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ग्लूकोज जो होता है उसका जो है उसका आईयूपीएसी नेम पूछते हैं बेटा, इसका नाम पूछते हैं। तो सुनना, इसमें क्या है, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12 और O6 है, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल्डो लिखेंगे, फिर हेक्स और फिर ओस लिख देंगे। सो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एल्डो। एल्डो क्यों, क्योंकि पहले फंक्शन ग्रुप लिखते हैं, फिर हेक्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, और फिर ओस का क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखते हैं। तो एल्डो हेक्सोस आपके पास कौन होता है, ग्लूकोज होता है। क्योंकि एल्डो का क्या मतलब है, एल्डिहाइड है, हेक्स का क्या मतलब है, 6 कार्बन है, और उसका क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली बेटा आपके पास सेवंथ में क्या आ रहा है, देखो अगर फंक्शन ग्रुप आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट और ओस, तो एल्डो हेप्टोस। ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेटा कीटोन के बारे में। देखो जैसा एल्डोज वाले थे वैसे ही कीटोस वाले भी होंगे। तो अब हम एल्डो की जगह पे क्या लगा देंगे, कीटो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कीटो ट्राइओस। अगर 3 कार्बन का होगा तो क्या लिखेंगे, कीटो ट्राइओस। कीटो ट्राइओस का क्या मतलब है, अगर कीटो है तो मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन है। ट्राई का क्या मतलब है, 3 कार्बन है, और उसका क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम आप चेक कर लेंगे, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन जो मैंने आपको बताया, एक ये वाला इंपॉर्टेंट था राइबोस, एक ग्लूकोज इंपॉर्टेंट था, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो आपको जरूर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 कार्बन का कीटोन। अब देखो 4 कार्बन के कीटोन को सबसे पहले क्या लिखेंगे, कीटो टेट्रओस। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, कीटो लिख दिया, फिर टेट्रओस लिख दिया। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिफ्थ आपके पास क्या है, कीटो पेंटोस। कीटो का क्या मतलब है, कीटोन है, पेंट का क्या मतलब है, 5 कार्बन है, और ओस का क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो कीटो पेंटोस। और ये क्या होता है, देखो ये होता है राइबोस, और ये क्या होता है, रिब्यूलोस। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 कार्बन का कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रक्टोस। देखो कीटो हेक्स और ओस, देखो यही मैंने नाम लिखा है, कीटो हेक्सोस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रक्टोस बोलते हैं। तो ये भी आपको जो है वो नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, 7 कार्बन का कीटोन आएगा आपके पास। तो कीटो, कीटो का क्या मतलब है, कीटोन है। अच्छा, 7 का क्या मतलब है, हेप्ट है, और यहाँ पे ओस, तो कीटो हेप्टोस आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके आईयूपीसी के, सॉरी, आईयूपीसी नेम ऑफ मोनोसेकेराइड। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या जो भी होता है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप कैसे बताते हैं, देखो वो जनरली आपके पास आता है डी या फिर एल शुगर। डी और एल शुगर क्या होता है, अभी हम देखते हैं। सुनना बात को ध्यान से। अगर बेटा कहीं पे भी, अगर देखना, सुनना, अगर जैसे ये मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया, ये क्या है, एल्डो ट्रायोस। एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड है, और ट्राई का क्या मतलब है, 3 कार्बन है। तो ये है एल्डो ट्रायोस। अब इसको मैं कैसे कैसे बना सकता हूं, मैंने यहाँ पे CHO बनाया, लेकिन अब एक बार यहाँ पे OH राइट साइड में हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2OH, और एक बेटा इसका मिरर इमेज हो सकता है। मिरर इमेज का क्या मतलब है, इसके सामने OH आ जाएगा, और इसके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे ये बाकी चीजें सेम है। तो मिरर के सामने कौन है बेटा, OH है, और यहाँ पे OH है। मिरर से दूर कौन है बेटा, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सुनना, जब इसके 2 मिरर इमेज बन रहे हैं तो इसका नाम कुछ और होगा, और इसका नाम कुछ और होगा। भले ही ये दोनों क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन ये स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी अलग अलग है, क्योंकि ये मिरर इमेज में ये कुछ और है, और ये मिरर इमेज में कुछ और है। तो सुनना बात को ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से। अगर बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH ग्रुप जो है, OH फंक्शन ग्रुप जो है, अगर वो राइट साइड में है तो उसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर वही वाला OH जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या बोलते हैं, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं पे डी नहीं लिखा है तो उसको हम प्लस भी लिख देते हैं, और बेटा अगर एल नहीं लिखा है तो उसको हम माइनस भी लिख देते हैं। तो ये बात थी ग्लिसरॉल्डिहाइड की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, या फिर 3 कार्बन से ज्यादा की बात करता हूं, तो हम क्या करते हैं, इन सभी का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड ही बताते हैं। लेकिन यहां पे तो हमारे पास एक ही OH था, अब यहां पे तो मेरे पास पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, तो उसको कैसे बताएंगे। तो बेटा जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कार्बन था, तो यहां पे हम कौन सा एल्डिहाइड, हम यहां पे कौन सा हाइड्रोक्सी लेंगे, हम लेंगे यहां पे सेकंड लास्ट, ये वाला सेकंड लास्ट वाला लेंगे। अगर सेकंड लास्ट कार्बन का OH जो है, सेकंड लास्ट आपके पास जो
कायरल कार्बन है, जो सेकंड लास्ट कायरल कार्बन है, अब देखो ये तो लास्ट कार्बन है, लेकिन ये जो सेकंड लास्ट कायरल कार्बन जो है वो आपके पास क्या होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप OH को चेक करेंगे। अब देखो इसका OH कहाँ पे है, राइट साइड में, तो इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया, डी ग्लूकोज। अगर मान लो बेटा कुछ यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे H होता है और यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे होता है CH2OH, तो आपने सेकंड लास्ट कार्बन को देख लिया था ना, सेकंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ पे है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, एल ग्लूकोस आप इसको बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो सुनना, आपको जब भी कभी एक से ज्यादा कार्बन होते हैं तो आप कौन सा चेक करते हैं, आप सेकंड सेकंड लास्ट कार्बन चेक करते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन, या तो मैं ये बोल सकता हूं, या फिर आप लास्ट कायरल कार्बन चेक करते हैं, आप लास्ट कायरल कार्बन चेक करते हैं। अब देखो ये तो कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, तो यही हुआ ना लास्ट कायरल कार्बन आपका, तो आपने इसको चेक किया, या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं सेकंड लास्ट कार्बन आप चेक करो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो चलिए इसको जरा रीड मारते हैं, जरा क्या बोल रही है, डी एंड एल शुगर। तो सुनना, द सीरीज ऑफ एल्डोज एंड कीटोज इन विच कॉन्फिगरेशन ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट का क्या मतलब है, कार्बन नेक्स्ट टू CH2OH, तो यहाँ पे CH2OH से अगला, या फिर इसको सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं। तो सुनना, इज डिस्क्राइब्ड एज डी ग्लूकोज इफ OH इज ऑन राइट हैंड साइड, अगर OH राइट हैंड साइड में है तो उसको क्या बोलते हैं, डी, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको क्या बोलते हैं, एल जो भी उसका नाम होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो नेचर में जो है हमारे पास, जो नेचर में हमको जितने भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं। उसका क्या मतलब है, उसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट जो कार्बन है वो कहां पे होता है, वो बेटा राइट साइड में होता है। कहां पे होता है वो, राइट साइड में होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है एपीमर्स। देखो एपीमर्स जो है आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको लिखना होता है। तो एपीमर्स क्या होते हैं, सुनना बात को ध्यान से। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, देखो एक स्ट्रक्चर आपके पास है गैलेक्टोज का, एक स्ट्रक्चर आपके पास है ग्लूकोज का, या फिर एक स्ट्रक्चर आपके पास मैनोज का भी है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। अब इनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले कार्बन में क्या है, CH2OH है। अगले कार्बन में क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बिल्कुल सेम चल रहा है। यहाँ पे चेक करना बेटा, फोर्थ कार्बन पे क्या हुआ, फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे OH है। तो मतलब यहाँ पे फर्क आया है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के C4 के कार्बन में फर्क आया, लेकिन C5 में सेम है और C6 में सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, 1 2 3 और 1 2 3 बिल्कुल डिटो सेम है। यहाँ पे CH2OH, OH OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देख लिया। और बाकी ये भी डिटो सेम है बेटा, यहाँ पे OH OH है और यहाँ पे CH2OH है। कहाँ पे फर्क आया, फोर्थ कार्बन पे। तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। तो एपीमर्स क्या होता है, अगर दो कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, आप एपीमर्स बोलते हैं। तो यहां पे कितने में फर्क आया बेटा, C4 में, चौथे कार्बन पे। तो मैं क्या बोलूंगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो सुनना, अगर पूरी कॉन्फ़िगरेशन में, पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक कार्बन पे फर्क आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, जहां पे फर्क आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसका एपीमर, जैसे C4 एपीमर। सिमिलरली अगर मैं ग्लूकोज और मैनोज की बात करूं, तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या है बेटा, दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा, C6H12 और O6। और यहाँ पे भी क्या है बेटा, C6H12 और यहाँ पे भी O6 है। लेकिन फर्क चेक करना, यहाँ पे CH2OH है, OH है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में OH है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH। देखो यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम, OH 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 CH2OH CH2OH। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे C2 में फर्क है, इसीलिए इन दोनों को आपने क्या बोल दिया, C2 एपीमर्स बोल दिया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो एपीमर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होता है बेटा, इसको मैंने कहां पे बताया था, हेलोएल्कीन और हेलोएरिन की वीडियो में बताया था। जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो सुना, ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट सिंगल कार्बन एटम आर सेड टू बी एपीमर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द पेयर ऑफ carbohydrates that are differ only at the configuration of single carbon atom are said to be epimers। अगर दो कार्बोहाइड्रेट के सिंगल कार्बन यूनिट में डिफरेंस आ रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स। फॉर एग्जांपल आप क्या देखेंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कितना है बेटा, C4 एपीमर। आप उसको अगर नहीं बनाना चाहते तो ऐसा भी काम हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपके पास ग्लूकोज है और बेटा गैलेक्टोज है, ये कौन से एपीमर है बेटा, C4 एपीमर है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं और मैं मैनोज की बात करूं तो ये कौन सा एपीमर है बेटा, C2
C2 एपीमर है, लेकिन अगर आप इसको बना पाओ तो आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली बेटा अगर मैं इनकी बात करता हूं, मैंने यहाँ पे 5 कार्बन की बात की, 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी, तो यहाँ पे ये भी बेटा एल्डो पेंटोज है और ये भी एल्डो पेंटोज है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा हूं मैं, OH OH OH, सारे OH राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक OH लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों भी क्या हुए, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एपीमर्स हो गए। और कौन सा एपीमर हुए, C2 एपीमर। तो मैं बोल सकता हूँ राइबोज एंड अरेबिनोज ये क्या होते हैं बेटा, C2 एपीमर्स होते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, तो इन दोनों में से कोई भी दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, या तो इनको याद रख लो या फिर ये राइबोज या अरेबिनोज याद कर लो। देखो आपको एक बारी पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें जो है वो याद होने लगेगी। एक बारी में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आप इसको रिवीजन करो तो आपको चीजें जो है वो रटने लग जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। सबसे पहले क्या लिखा है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर। तो मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज एंड मैनोज कौन सा एपीमर है बेटा, C2 एपीमर है। सिमिलरली बेटा डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, C4 एपीमर है। अब सुनना एक लास्ट बात क्या बता रहे हैं, ऑल द एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर बट ऑल द डायस्टीरियोमर आर नॉट एपीमर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको असर्शन रीजनिंग में आ सकती है। सुनना, जितने भी एपीमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। लेकिन जितने भी डायस्टीरियोमर होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या नहीं हो सकते हैं, एपीमर नहीं हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।